नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो अपना यूपी पुलिस है उसका जो पीछे पेपर हुए थे उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हो यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और बात करूं कौन से करेंगे तो वो आप सभी को पता है 2017 की मतलब परीक्षा थी और 2018 में जो 26 अक्टूबर को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर को हम यहाँ पे करने वाले मतलब उस पेपर से क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। A to Z वही क्वेश्चन है जो पेपर में आपके आए थे, आप खुद भी चेक कर सकते हो 26 से 10/2018 वाले। इनसे होगा क्या, इनसे हमें पता चलेगा कि जो अब आपने भर्ती है 2022 की उसमें आपके क्वेश्चन कहां से और किस लेवल तक पूछे जाते हैं, ताकि ये चीजें आपकी कंफर्म हो जाएं और उसके बाद आप अपनी तैयारी है वो अच्छे से करें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रेगुलर अब आपकी क्लासें हैं वो भी आती रहेंगी। एक बार आप थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस सेट करते हैं उसके बाद क्लासें आपकी रेगुलर आती रहेगी। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का ये रहा, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपए है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यानी कोई भी वस्तु है उसका लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य कितना है वो हमें यहाँ पे बताना। देखिए हम जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो वो अपने आप में हमेशा 100%, जैसे ये पेन 10 रुपए का है तो ये 10 रुपए है, इसका 100% है, ठीक है। तो जब भी बात ऐसी आती है लागत मूल्य वो अपने आप में हमेशा कितना होता है 100%। यानी कहने का मतलब यदि लागत मूल्य आपका 100% है तो 15% लाभ बोला तो वो कितना हुआ 115। भाई 100 में खरीदी 115 में बेचेगा, लाभ चाहिए तो। और 9% आने का मतलब कितना है, वो चीज को बेचेगा 51, ठीक है। समझना चीजों, देखिए लागत मूल्य बोला उसने मतलब आप व्यक्ति ने वस्तु इतने में खरीदी और जब कुछ भी नहीं दे रखा हम क्या मान लेते हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है तो हमने उसको 100 रुपए ही मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है 15% लाभ, तो आप बताइए जब 100 रुपए में चीजें लाए 15% पे बेच रहे हो तो कितने में बिकेगा 115। लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि 9% की हानि है, तो आप 100 रुपए में लाए हो चीज 9% हानि पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी, वो 91 रुपए में बिकेगी। तो जो ये है 15% लाभ और 9% हानि के बीच का अंतर कितना है 768। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ा करें उसके बाद सोल्व करोगे ना बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आपका सोल्व होगा। दोनों का अंतर कितना बोला है 768। आपके हिसाब से देखिए क्रय मूल्य नहीं दे रखा, हमने क्या माना था 100। 15% का लाभ मतलब कितना हो गया 115। 9% की हानि मतलब कितना होगा 91। तो आपके हिसाब से यानी अपने हिसाब से इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, यानी जो 91 और 115 का जो अंतर है वो कितना है। यहाँ तो 15 ये हो गए और 9 ये हो गए, कितना हो गया 24% बोल लो चाहे 24 बोल लो, एक ही बात है। जैसे 100% आपका क्रय मूल्य होता है, 15% लाभ पे बेचेगा तो 115% हो गया, 9% हानि पे बेचेगा तो 91% हो। यानी इन दोनों का अंतर 15% लाभ और 9% हानि, तो 15% लाभ ये होगा 9% ये हानि होगी। इन दोनों का अंतर अपना कितना आया 24%। और क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है 768। तो 24% की वैल्यू कितनी हो गई 700%। 1% की मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी 768 बटे में 24। 1% की निकालेंगे तो 24 बटे में आ जाएगा, काट दीजिएगा कुछ कट रहा है तो, वरना आगे बढ़िए। देखिए कट जाएगा, यहाँ पे भी काट सकते हो अन्यथा आगे भी आप काट सकते हो, क्योंकि आगे पूछा क्या है वस्तु का लागत मूल्य बोले तो क्या है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपने कितना मानना है भाई 100%। तो 100% की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 768 बटे 24 तो है ही, और गुणा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो काटेंगे 24 एकम 24, 24 48, 24 तिया
72। कितने बचे 76 में 72 गए 4, 4 के आगे हो गए 8, तो कितने हो गए 48, 24 दूनी 48। तो यहाँ पे आपका आया 32 और गुणा में है 100, यानी कुल मिलाकर वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया 3200 रुपए। कितना हो गया लागत मूल्य 3200 रुपए। तो ये क्वेश्चन है, देखिए सीधा आपको ट्रिक से भी इन चीजों कर सकते हो, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे ना तो चीजें कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे आप उस चीज को कर पाओ। ट्रिक में ये है कि हमें चीजें याद रखनी पड़ती है। ट्रिक कभी भी ये नहीं होता कि इजी होती है, उसमें चीजों का कुछ रूल होता है, वो हमें याद रखना पड़ता है कि ऐसी चीज आई तो ऐसे करना है, ये इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। मतलब हर क्वेश्चन में आप कह सकते हो अलग अलग ट्रिक काम आती है, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो एक ही कॉन्सेप्ट आपका पूरा चैप्टर है वो खत्म कर देता है, यानी उस कॉन्सेप्ट से ही आप पूरा चैप्टर निकाल सकते। तो ज्यादा चीजें जो आपका ध्यान है, फोकस है कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए ताकि आप कहीं भी मार ना खाओ। तो चीज ये समझ में आ गया होगा। वैसे आप यदि ट्रिक से देखते हैं तो लाभ और हानि यदि अलग अलग दे रखे हैं तो ऐड होते हैं, यदि दोनों जगह सेम होते तो आपके माइनस होते। अलग अलग का मतलब एक लाभ एक हानि, तो दोनों प्लस हो गए। यदि यहाँ पे भी लाभ होता तो दोनों को अंतर करते। ठीक है, तो 15 9 कितने होते हैं 24, और वही यहाँ पे आया था आपका कितना 24। लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट था, इसके जरिए आप अब कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे आप उसको कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 800 रुपए को 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज राशि कितनी। चीजें देखिए, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, सिंपल वैसे भी सिंपल है, लेकिन अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे इस तरह के यानी चक्रवर्ती ब्याज के जो भी क्वेश्चन है, चाहे उसमें मूलधन पूछे, दर पूछे, रेट जो आपकी दर होती है, समय पूछे, सारी चीजें, मिश्र धन पूछे, एक ही तरीके यानी एक ही कॉन्सेप्ट से आप वो निकाल पाओ। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमें सबसे पहले ध्यान देना है जो इसकी रेट दे रखी है, यानी दर कितनी दे रखी है। दर कितनी दे रखी है 10%। कितनी दे रखी है 10%। ठीक है 10%। अब ये सिंपल है 10%। यदि रेट होती है आपकी 14 सही 2/7, क्योंकि आप देखोगे इस तरह से भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए आपका मतलब कुछ भी इस तरह। तो इन तरीके के आएंगे ना तब थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। जैसे ऐसे आए चाहे सिंपल आए, इनको हमेशा आप फ्रैक्शन में रखो, और लगभग 10 से 12 ही ऐसी परसेंटेज हैं जो आपसे आराम से मतलब एग्जाम में पूछी जाती है। वो परसेंटेज का चैप्टर करेंगे, उसमें बता भी देंगे। और ज्यादातर कैंडिडेट को यदि आप पहले से पेपर देते आ रहे हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो आपको पता भी होगा। तो 10% का जब मैं फ्रैक्शन करूंगा कितना आ जाएगा मेरा 1/10। फ्रैक्शन का मतलब है उस चीज का परसेंटेज हटाना, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, और परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो परसेंटेज हमें हटाना है तो 10 को हम 100 से भाग करेंगे, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचा 1/10, और वो ही चीज मैंने लिखी है। अब आपकी सबसे पहले आपने जब भी ब्याज का क्वेश्चन आया चक्रवर्ती ब्याज का, आपने किस पे ध्यान दिया रेट। रेट का फ्रैक्शन आपने कर लिया। जैसे रेट कंप्लीट आप ध्यान दो समय पे। समय कितना है 2 वर्ष। समय आपको देगा 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष 7 महीने, इस तरह के तरह। ठीक है, तो जब भी आपका समय हो 1 वर्ष तक है तो जो मूलधन है वो ये रेट है नीचे वही संख्या लिख दो। जब भी समय 2 वर्ष है यानी दुगना हो रहा है, यानी 2 वर्ष है तो इसकी 2 पावर कर दो। ठीक है, दुगना हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 10 का दुगना कर दे 20, ऐसा नहीं। जब भी आपको लगे समय 2 वर्ष है इसकी पावर 2 करो। जब भी आपको दिखे समय 3 है इसकी पावर 3 करो, यानी यहाँ पे समय कितना है 2 वर्ष। तो इस 10 की जब मैं 2 पावर करूंगा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी अब थोड़ी देर के लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 100, और रेट आपकी यहाँ पे दिखाई दे ही रही है कितनी है 10%, और समय आपको पता ही है कितना है 2 वर्ष। अब अपने हिसाब से चीजें हम निकाल लेते हैं। देखिए ये पहली साल, ये दूसरी साल, क्वेश्चन को भूल जाइए आप ध्यान रखो मूलधन आपका 100 रुपए है और रेट आपकी ये है। जब आपको पहली साल ब्याज मिलेगा
तो कितना रुपए मिलेगा? 100 रुपए का 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा पहली साल 10 रुपया। कितना मिलेगा? 10 रुपया। यानी 100 का हमें 10% निकालना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो 100 का 1/10 निकालना पड़ेगा। दोनों चीजें एक ही है। 10% सिंपल है, तब आपका वहां से निकाल पड़े। यदि 100 का इतना परसेंटेज होता तो आप परसेंटेज में उलझ जाते, वहां पे फ्रैक्शन आपका काम आता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने फ्रैक्शन आपको बताया। तो 100 का जब 1/10, 100 का मतलब गुणा, नीचे 1/10, 0 से 0 कट गया, कितना आया? 10। तो ये मैंने लिख दिया कि पहली साल ब्याज कितना मिल गया? 10 रुपये। पहली साल कंप्लीट। जब दूसरी साल पे आते हैं तो इस 100 का दोबारा ब्याज मिलेगा, और रेट तो वही है, तो कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपये। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पे ब्याज, यानी जो हमें ब्याज मिल चुका है उसका भी हमें ब्याज चाहिए। यानी पहले देखिए मूलधन था, उसका ब्याज हमने ले लिया, जो पहली साल ब्याज मिला है उसका भी ब्याज चाहिए। तो इस 10 रुपए का भी ब्याज हमें चाहिए। किस हिसाब से? 10% कह लो या 1/10। तो 10 का 1/10 के हिसाब से कितना ब्याज मिला? 1 रुपया। कितना ब्याज मिला? 1 रुपया। तो अब चीज आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। ये चीजें अपने अकॉर्डिंग हो गई है। क्वेश्चन को एक बार के लिए मैं यदि इग्नोर करूं तो आप देखोगे मूलधन है 100 रुपए। जो पहली लाइन होती है वो होती है साधारण ब्याज यानी SI, और जो कंप्लीट होता है ये होता है चक्रवर्ती ब्याज यानी CI। और अब एक और बचता है इसमें CI और SI का अंतर, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। वो तो वैसे ही पता चल जाएगा जब पूरा सर्कल है चक्रवर्ती ब्याज, पहली लाइन है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो अंतर कितना बचा? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये क्यों करवाया? इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं करवाया, इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आए उसके लिए मैंने आपको ये चीज समझाई। ये पहली लाइन साधारण ब्याज क्यों होती है? क्योंकि आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज है हर साल हमें बराबर मिलता है, यानी ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता। यदि पहली साल हमें 10 रुपए मिले हैं तो दूसरी साल भी हमें 10 रुपए ही मिलेंगे, तीसरी साल भी हमें 10 रुपए ही मिलेंगे। यानी पहली लाइन हमेशा बराबर आपकी चलती रहेगी और उस हिसाब से ही आप यहाँ पे निकाल। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में आपको पता है कि चीजें हैं वो मूलधन पे तो मिलता ही मिलता है, साथ में आपको ब्याज जो होता है उस पे भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आप पूछेगा क्या आपसे, CI और SI का डिफरेंस 1 दे दिया। CI की बात करूं तो 10 और 10 20 और 1 21 हो गया, और यदि मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 10 और 10 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में दे रखा है एक चीज क्वेश्चन में है, एक चीज हमसे पूछे। क्या दे रखा है? 800 रुपए को निवेश करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, यानी 21 की वैल्यू हमसे पूछी है। अभी दे किसकी रखी है? 800 रुपए। 800 रुपए क्या है? प्रिंसिपल अपना कितना है भाई? 100 रुपए। यानी अपना जो 100 रुपए है क्वेश्चन के कितने के बराबर है? 800, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है। ये अपना प्रिंसिपल है, ये क्वेश्चन का प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, तो 100 की वैल्यू है 800। यदि डायरेक्ट देखो तो कितने गुना है? 8 गुना। हमसे पूछा क्या है? 2 वर्ष बाद ब्याज की राशि। ब्याज कितना है 2 वर्ष बाद? 21। 100 का 8 गुना है, तो 21 का जब मैं 8 गुना करूंगा तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कितने रुपए ब्याज के मिलेंगे? 168। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता है, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको इस तरीके से बिल्कुल अच्छे और धीरे धीरे आपको यहाँ पे समझाए। अब यहाँ पे साधारण ब्याज पूछता वो तो सिंपल वैसे ही निकल जाता। पूछ लेता चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ, तो हम निकालते 1 की वैल्यू। ठीक है, दे किसकी रखी थी? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल अपना कितना था? 100 रुपए, यानी मूलधन अपना 100 था, वो 8।
क्वेश्चन बस यही ध्यान रखो, पहले रेट ध्यान रखो, फिर समय पे ध्यान दो, और फिर ये चीज अपना जो ट्री वाला सा बन जाता है ऐसा, उस चीज को बनाओ। फिर देखो एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है, एक चीज आपसे पूछ रहा है। चलिए अगला है, सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने में 35 दिन लेता है। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर देता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाए। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए नाम दे रखे हैं, वैसे तो वैसे भी आ जाता है सार्थक। सार्थक 14 दिन में भरता है भाई। दूसरा है विवान, ये 35 दिन में भरता है। तीसरा है अली, ये 12 दिनों में जो गड्ढे को पूरी तरह से खाली करता है। खाली करने के लिए मतलब थोड़ा सा हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया ताकि थोड़ी दिक्कत ना हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, हिंट के लिए लगा लिया। ये खाली करता है, ये दोनों भरते हैं। पूछा है तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो जो रेत का गड्ढा है फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। रेत का गड्ढा है वो कितने दिनों में भर जाएगा। तो पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि रेत का कितना मतलब गड्ढा है, कितना गड्ढा है वो उस पर जरूरत नहीं, उसमें कितनी माटी आएगी यानी कितनी रेत आएगी वो चीज हमें पता होना चाहिए, यानी उसकी कैपेसिटी पता होना चाहिए। और जो जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो भर रहा हो चाहे निकाल रहा हो, उनकी भी हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए, यानी उनकी क्षमता पता होनी चाहिए। जैसे दिनों की बात हो रही है तो एक दिन में कितना भर पा रहा है ये हमें पता होना चाहिए। घंटों की बात होती तो एक घंटे में कितना कर पा रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या लेते हैं, इनका एलसीएम, तब हमें पता चल जाएगा कि गड्ढे में मिट्टी कितनी आएगी। तो 14, 35 और 12 का एलसीएम, इतना तो सभी को लेना आता होगा, 12, 35 और 14 का एलसीएम। ठीक है, 2 का किया 6 आ गए, 35 सेम है, यहाँ पे 7 आ गए। अब देखोगे किससे जाएगा, अब देखोगे तो आप जाएगा 7 से, 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1, बस और आगे आपका नहीं जा रहा है, यानी एलसीएम अब यहाँ पे ही निकल जाएगा। 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 और 70 छिकी 7 छिकी 42, यानी 420 इस चीज का क्या आया है भाई, एलसीएम। 420 क्या है, एलसीएम। अब दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में आप कह सकते हो जो ये गड्ढा है मिट्टी का, इसमें 420, अब मिट्टी को किस में नापोगे वो आपकी मर्जी है। आप कह सकते हो 420 ईंटें आ सकती हैं, या 420 जैसे परात बोलते हैं आप, जो उससे ये टब बोलते हैं, उससे ये भर जाएगा। मतलब टोटल कितनी चाहिए, 420 चाहिए ये चीज हमें। तो भरने के लिए 420 इसमें गिरनी चाहिए, जिस भी चीज से आप इसको भर रहे हो। ठीक, अब निकालते हैं इनकी कैपेसिटी। ये तो पता चल गया कि इसमें 420 आएगा, 420 यूनिट जो भी चीज है, चाहे आप परात से भर रहे हो चाहे किसी भी चीज से भर रहे हो, बाल्टी से भर रहे हो, तो 420 बाल्टियां इसमें आएंगी। ये तो कंफर्म होगा। अब पता लगाना है कि जो जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो कितना करते हैं, तो उसके लिए निकालते हैं इनकी कैपेसिटी। और कैपेसिटी निकालने का मतलब है इनको भाग करते हैं, तभी तो पता चलेगा। तो 420 को 14 से भाग किया, कितना आया, 30। 420 को 35 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, 12। 420 को जब मैं 12 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। ये चीज आपकी निकल कर आ गई है। और यहीं से हमें पता चल गया कि जी सार्थक की कैपेसिटी है 30, अली की कैपेसिटी है 35, लेकिन माइनस क्योंकि ये खाली कर रहा है, विवान की कैपेसिटी है 12। अब चीजें एकदम आपकी सारी क्लियर हो गई हैं। अब जो पूछा है उस पर ध्यान दीजिए, रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो ये रेत का गड्ढा है, इसमें मात्रा कितनी आएगी, 420 बाल्टियां आएंगी। और ये भरे कौन कौन का, तीनों व्यक्ति। तीनों व्यक्ति में 2 व्यक्ति तो भर रहे हैं और 1 व्यक्ति खाली कर रहा है। तो जो व्यक्ति भर रहे हैं वो देखिए 30 बाल्टी एक दिन का ये गिरेगा। कैपेसिटी का मतलब एक दिन में इतना काम। तो गड्ढे में 30 बाल्टी एक दिन में ये गिर रहा है और 12 बाल्टी ये गिर रहा है, यानी 30 और 12 कितनी, 42। 42 बाल्टी एक दिन में गड्ढे में गेरी जाती है।
और इसके साथ में अली है। जैसे ही 42 बाल्टी उसमें गिरी, अली ने 35 बाल्टी बाहर निकाल दी। यही तो कह रहा है कि खाली करता है। खाली करता है मतलब जैसे इसने सार्थक और विवान ने 42 बाल्टी उस गड्ढे में डाली और उसी टाइम अली ने 35 बाल्टी बाहर निकाल दी, यानी 42 में से 35 तो बाहर ही आ गई। ओवरऑल कितनी बाल्टी एक साथ उसमें गई? 7। यानी जो कैपेसिटी है भरने की, एक दिन में कितनी बाल्टी भरी जाती है उस गड्ढे में? 7। और वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। टोटल भरनी कितनी है? 420। एक दिन की कितनी है वो नीचे लिखते हैं 7। तो काटेंगे 7 से 42 और 0 का 0, यानी टोटल है गड्ढा कितने दिनों में भर जाएगा? 60 दिनों में टोटल गड्ढा है वो भर जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझा करें, उसके बाद इस चीज को करने की कोशिश की। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये तो आपका आप कह सकते हो जो 2 का औसत पूछता है, कभी 3 का औसत पूछता है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लोगे। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर, यानी जाते टाइम जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापस में उसकी गति हो जाती है 10। जब वापस आ रहा है तो गति हो जाती है 10 किलोमीटर पर, यानी जा रहा था तब खाली रोड था, आ रहा था तब भीड़ हो गई थी, तो थोड़ा टाइम उसको ज्यादा लग गया। बोल रहा है कि इनका औसत बताओ, इन दोनों का औसत बताओ। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन दोनों का औसत बताओ, मतलब एवरेज यात्रा क्या रही उसकी। जैसे जाते टाइम 15 से गया, आते टाइम 10 से आया, तो उसकी जो एवरेज है यानी औसत है बिल्कुल वो क्या रही? तो आप कहोगे जाते टाइम 15, आते टाइम 10, 15 और 10 25 बटे में 2 और हो गया 12.5। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एवरेज है वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं निकलेगी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका है जो आपका रूल है वो ये है 2xy बटे में x प्लस में y, यानी ये क्या है? पहली चाल, ये क्या है? दूसरी चाल। जब भी 2 चालों का जिक्र होगा आपका ये फॉर्मूला है, आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे यूज होगा और यहीं पे भी यही यूज होगा। देखिए कैसे, 2x पहली चाल कितनी है? 15, y दूसरी चाल कितनी है? 10। नीचे क्या आएगा? x प्लस y, 15 10 कितने हो गए? 25। काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15। कितने बचे? ऊपर देखो, ऊपर देखा आपने कितने बचे? 2 3 2, और इनको गुणा क्या? 2 तिया 6, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई उसकी एवरेज चाल। और सीधा डायरेक्ट आप निकाल देते एवरेज, 15 10 को जोड़ के 2 से भाग कर देते, तो ऑप्शन में 12.5 था, आप उस पे टिक कर देते और आपका वो गलत हो जाता। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना किस हिसाब से कर रहे हैं, और हम प्रैक्टिस सेट इसीलिए पहले कर रहे हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम रेगुलर आपकी क्लास है मैथ और रीजनिंग की आएगी, क्योंकि रीजनिंग मैथ से भी ज्यादा यूपी पुलिस में आपकी आती है, तो उस पर जरूर ध्यान देना है आप। ये देखिए एलसीएम है, एलसीएम नहीं एचसीएफ है, मैसेप है, यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। तो ये तो आपको सिंपल है, निकालना आता होगा, आपने 10वीं तक बहुत निकाले हैं, ये सिंपल है, ये आप पे छोड़ता हूं और इसका आंसर है वो नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, एचसीएफ बहुत सिंपल है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तीनों का अलग अलग निकालते हैं वो आप सभी को पता होगा, और थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूं मैं, तीनों का अलग अलग निकालेंगे और जो भी चीज इनमें कॉमन होगी वो चीज लिख देंगे उसका एचसीएफ। मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना कॉमन हो उसके वो चीजें निकालो, वो उसका एचसीएफ आ जाएगा। इसका आपको कमेंट में रिप्लाई देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या, यानी रीजनिंग का आपका एक क्वेश्चन आ गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, दिख रहा होगा वैसे तो आपको। ये देखिए, जब भी रीजनिंग बहुत ज्यादा आएगी भाई, और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन जो मैथ के चैप्टर हैं वो भी इसमें बहुत ज्यादा आएंगे, तो सभी पे आप गौर करना। रीजनिंग की बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे पूछा क्या है कि जो भी संख्या लुप्त है उसको आपको बताना। तरीके देखिए, कभी बनता है सीधा डायरेक्ट बन जाता है, नहीं बनता बहुत टाइम लग जाता है, तो ये चीजें आपकी ज्यादातर प्रैक्टिस से होंगी।
कभी एक सीरीज आपकी चलती है, कभी 2 सीरीज चलेंगी, कभी आपकी 3 सीरीज। लेकिन बात करूं यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें लगभग आपकी 2 से सीरीज, बाई चांस आ भी सकता है आपका 3 का, अन्यथा ऐसा ही। देखिए कैसा हो रहा है, थोड़ा पहले सीरीज से देखें तो यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा 13 दूनी, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, वहां पे यदि आपको नहीं दिख रहा है तो 26, 8, 52, 7, 104, और ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीजें आपको दे रखी, तो ऐसे करते चलोगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा है जी यहाँ पे 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, और 104 दूनी 208। यानी यहां पे यदि हमसे पूछता तो आंसर हो जाता मेरा 208, सही चल रही थी बात, लेकिन पूछ रहा है आंसर यहाँ पे, यानी दूसरी सीरीज देखनी पड़े। तो यहाँ पे देखा 4 दूने 8, 8 के बाद 7 आ गया, यानी 2 वाला रूल नहीं चला, यानी ये चीज नहीं आएगी, ये चीज आपकी नहीं आएगी, यानी कुछ और अलग आपको देखना पड़ेगा। तो आधा भी नहीं कर सकते, 13 4 17 होते हैं, फिर नहीं जोड़ सकते उसको भी, तो और तरीका यहाँ पे देखना पड़े। चलिए एक और तरीका आपका यहाँ पे थोड़ा सा यदि गौर करोगे तो निकल कर आ रहा है, देखिए 13, 1 और 3 कितने हो गए 4, सही। फिर अगला 26, 6 और 2 कितने हो गए 8, सही। अगला 52, 5 और 2 कितने हो गए 7। अगला कितना है 104, तो 1 0 और 4 तीनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 5, यानी 5 आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए अब मैंने तो प्रैक्टिस कर रखी थी तब ये पता चल गया मुझे तो, लेकिन आपको भी क्या है जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने वाला। ये मत सोचना रीजनिंग इजी है ऐसे ही कर लेंगे, टाइम टेबल के हिसाब से अपने अच्छे तरीके से पढ़ें। पिछला वीडियो मैंने बनाया भी है, चैनल पे मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना उसमें कैसे क्या चीजें और शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत ज्यादा बार तो कैंडिडेटों को ये नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करें, कौन सी चीज पहले करें, कौन सी चीज को अभी इग्नोर करें, ये चीजें तो वो उस वीडियो में बताई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, अन्यथा पिछला वीडियो आपका मिल जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप कर लो। अभी एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है, ये आपका डिस्काउंट से रिलेटेड है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। डिस्काउंट आप सभी को पता है कितना चल रहा है आजकल सभी में, और डिस्काउंट वगैरह ऐसा नहीं होता, वह पहले ही मतलब प्राइस बढ़ाकर लिख देते हैं और आपको लगता है हम सबको, आपको क्या हम सबको लगता है कि वो जो डिस्काउंट है वो ज्यादा मिल रहा है, जैसे कभी 70% ऑफ कर देते हैं, 75% ऑफ कर देते, तो वो पहले से ही इतना ज्यादा है वो वहां पे लिख देते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य है 1800 रुपए, बिक्री के दौरान उस पर 20% की छूट, 15% की छूट दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात। यानी एक खिलौना है उसका अंकित मूल्य यानी उस पे जो पर्ची लगी हुई है एमआरपी की, उस पे 1800 रुपए लिख रखे, और वो जब कोई ग्राहक लेने जाता है तो वो ग्राहक को बेचता है, पहले 20% का बट्टा यानी छूट देता है, फिर 15% का डिस्काउंट यानी 2 डिस्काउंट उसको देता है। ठीक है, सिंपल एक बोलता 20% डिस्काउंट देता है तो मैं इसका 20% निकाल कर वो घटा देता और बाकी आ जाता, लेकिन इसमें क्या बोला है 2 डिस्काउंट दिए, एक 20% एक 15%, तो इसके 2-3 तरीके होते हैं करने का, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट है तो मैं थोड़ा सिंपल ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़े। 20% देखिए टोटल मूल्य कितना है अपना 1800, 20% का मतलब 20% तो गया, कितना बचा 80%, 80% मतलब 80/100, 80% परसेंटेज हटाया तो नीचे क्या आ गया 100, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। यानी जब वस्तु का मूल्य 1800 था, 20% छूट दे दी तो कितने में बिका वो 80%, तो यहाँ पे क्या हो गया 80%। देखिए पहली चीज यही, एक ही डिस्काउंट देता हमें तो हम इसको ऐसे काट कर 18 को 8 से गुना कर देते, लास्ट में 0 लगा देते, 8 64 का आपका 4 आएगा, 64 का 4 आएगा, असल पाई 6, 8 एकम 8 6 1440 आ जाता। यदि अकेला 20% का डिस्काउंट देता तो क्या जाता 1440, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। आपको यहाँ पे क्या किया है, आपको दिया है यहाँ पे कितना 1800 का एक बार 20% फिर 15%, तो 1800 है उसका कितना हो गया
20%। अब टोटल जो है अंकित मूल्य या क्रय मूल्य ये हो गए, लेकिन अभी भी एक और छूट बाकी है, कितनी? 15%। तो 15% बाकी है, यानी 15% की छूट और दे देगा तो कितने में बिकेगा? 85%। और 85% का मतलब 100। यानी सिंपल भाषा में आप यदि ध्यान रखो तो शुरू में जो मूल्य दे रखा वो लिखो, फिर जितना परसेंट है उतना कम करके लिखते जाओ, क्वेश्चन अपना हो जाएगा। और अलग तरीका डिस्काउंट का जब भी चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से बताए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और 9 दूनी 18 हो गए भाई, 5 दूनी 10 हो गए, 5 एकम 5 और 17 पंजे 85। तो ये चीज आपकी यहाँ पे निकल के आ गई। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 17 है। तो 9 गुणा 8 गुणा 17, इनको गुणा कर लेना। 9 इंटू 72 को 17 से, वो ही आपका आ जाएगा। 17 दूनी 34 ये होगा यहाँ पे, और आपका 17 7 कितना होता है? 200, 7 7 49। 17 एक यहाँ पे पहले 17 को 2 से गुना किया आपने, सीधा कर 17 को 7 से गुना कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 को जब आप 7 से गुना करोगे, 7 7 49, 4 बच गए, 7 एकम 7 और 4 11, और सोल्व करेंगे तो 4 9 3 12 2 1, यानी कितना विक्रय मूल्य हुआ? 1224 उस चीज का विक्रय मूल्य हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपका जो 2018 में पेपर हुआ था 26 अक्टूबर को वहां। तो हमें यहाँ पे पता चला कि देखिए लेवल ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं पूछ, ये भी ऊपर ऊपर का ही सवाल था, ये भी ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं था। अगला देखा वो भी इतना डीपली नहीं था, बस नाम और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा था, तो आप सोच रहे थे कि बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, जो बेस आता है मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है सबसे टाइम एंड डिस्टेंस में, वो क्वेश्चन था। एलसीएम एचसीएफ आप सभी को पता है इस तरीके से ही आते हैं। और ये सीरीज थी, देखिए रीजनिंग में आप सीरीज, नंबर सीरीज कह लो, चाहे जो आपकी अल्फाबेट सीरीज है, इनमें मात खा सकते हो, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है भाई इन चीजों की, ठीक है। और ये भी आपका लास्ट में बता दिया, सिंपल था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे इस चैप्टर में मतलब इस प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। अगला सेट है वो भी जल्दी लेकर आएंगे, आप कमेंट करना रीजनिंग अकेले का हो या मैथ रीजनिंग दोनों का मिक्स हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जल्द ही आपकी क्लासें आने वाली। धन्यवाद।